नमस्कार। फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। और आज फिर से हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके ऊपर प्रकाश डालेंगे एक्सपर्ट हमारे जो है कैप्टन महेश भगुनी साहब। आप सब जानते हैं। सर, स्वागत है आपको। जय हिंद, नमस्कार। यस, थैंक नमस्कार यू। सर, जय हिंद सर। सर, हम सब अभी देख रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन तीनों देशों के बीच जो कुछ चल रहा है उसके बारे में। ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसमें कूद पड़ा अमेरिका। अब आने वाले दिनों में जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे वो तो पता ही चलेंगे सर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम करेंगे सर के साथ। सर, ईरान और इजराइल और ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज एक जमाने में वेस्टर्न एलिज में थे सर। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईरान जो है वेस्टर्न एले का दुश्मन बन गया। यस, आपने बहुत सही कहा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इसको सिर्फ तीनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तीनों लोग जो युद्ध में इन्वॉल्व हैं, उसको देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड क्या था। इसलिए जो ईरान का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम एन अलाई टू एन एनिमी, इसके पीछे हमें पॉलिटिकल, सोशल, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। तो एक ज़माने में जो अलाई था वेस्ट का, आज उसको एक दुश्मन के रूप में देखा जाता है। इनफैक्ट ईरान का ये जो रूपांतर हुआ एक अलाई, एक दुश्मन के रूप में, उसके पीछे जैसे मैंने बताया आपको पॉलिटिकल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स रहे। इसको हमें देखा जाना चाहिए इतिहास के पन्नों में। उसमें जो प्री रिवॉल्यूशनरी एरा था इनका, ईरान का, उसमें 1979 में वहां पर क्रांति हुई थी। ओके। और आपको आश्चर्य होगा, शाह मोहम्मद रजा पहलवी वहां पर थे, जो कि वहां के क्या थे, वहां के रूलर थे। और उनके समय में वो वेस्ट के और इजराइल के और अमेरिका के बहुत अच्छे मित्र थे। ओके। क्रुशियल अलाई थे उनके बहुत ज्यादा। और ये खास तौर से अगर हम जोड़ दें तो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के ही ज्यादा थे। ओके। सरप्राइजिंगली शाह ने वहां उस एरिया में वो काफी स्टेबलाइज थे, और सारा कुछ वो वेस्टर्न के तरीके से चल रहे थे। अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें तो वहां की महिलाएं भी बड़े खुले रूप में घूमती थी। वेस्ट का बहुत ज्यादा उन पर प्रभाव था। सुंदरता वहां है, तो इसलिए अगर आप पुराने देखें तो वहां की ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ देखने लायक था। ईरान एक वेस्ट के पदचिन्हों पर चल रहा था, और साथ साथ वेस्टर्न इंटरेस्ट जो थे उनको वो प्रमोट कर रहे थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी उनका नाम था। ओके। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको लगा, तो वहां पर जो ये खुमैनी साहब आए, उनके जो उन्होंने जो क्रांति आई उसमें इस्लामिक क्रांति आई, तो उनको लगा कि पूरा वेस्ट का इम्पैक्ट ईरान पर हो रहा है, और इस्लाम धर्म या इस्लाम इस्लाम के प्रति जो चीजें होनी चाहिए उससे वो दूर जा रहे हैं। तो और उनको ये लगा कि ये वेस्ट की चीजों को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए वहां पर देश में एक क्रांति सी आई, और उसमें एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट बहुत ज्यादा था। ओके। और साथ साथ शाह की जो पॉलिसीज थी वो वेस्ट के उनसे के अनुसार ही थी, और साथ साथ वो ईरानियन पॉपुलेशन जो थी वहां की, उनको लग रहा था वहां के खास तौर से जो वो थे, आपको पता है जो धर्म के लोग होते हैं, जैसे जो भी क्लरिक्स होते हैं, उनका मानना था कि ईरान रास्ते से भटक रहा है। इसलिए उन्होंने सारे लोगों ने मिलके ये कोशिश की कि एक क्रांति लाने का निर्णय किया, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इसको इस्लाम धर्म के अनुसार चलना चाहिए। तो तुरंत ही 1979 में वो क्रांति आई। उस समय क्या था कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी के समय में बहुत सारा करप्शन भी था वहां पर, और शायद मॉडर्नाइजेशन काफी इस हद तक बढ़ गया था कि वो वहां के जो आम तौर से जो धर्म के प्रति रुचि रखने वाले थे, जो कट्टर मुस्लिम थे, उनको ये पसंद नहीं आया। तो इससे क्या हुआ कि पूरा वहां पर इस्लामाइजेशन हुआ, और वेस्ट के खिलाफ इनका चलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद आपको पता है कि ईरान इराक वॉर भी हुआ, और वजह से
इसकी वजह से वहां पर पूरा इस्लामाइजेशन हो गया और उनका फिर वेस्ट से कट ऑफ होने लग गए। और राइट। जब 1979 में रिवोल्यूशन हुआ, इसकी वजह से इस्लामिक रिपब्लिक अंडर आयतुल्लाह रुबैला खुमानी, रुहल्ला खुमैनी, इसको इफ आई एम करेक्टली प्रोनाउंसिंग इट। और आपको आश्चर्य होगा कि ये बाराबंकी के थे, ये शायद आपको पता है नहीं, यूपी में एक जगह है बाराबंकी। ये अच्छा। 16वीं शताब्दी में ऑफ कोर्स वहीं से आए थे, अरब कंट्रीज से आए थे, जब मुगलों का अटैक रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ रहने के बाद ये फिर वापस वहां चले गए थे, ईरान चले गए थे। और इनका कुछ सिद्धांत इनके थे, जैसे कि अभी भी वो सिद्धांत चल रहे हैं। जैसे ये मानते नहीं थे कि परिवार से ही, जो कहते हैं ना कि परिवार का कोई आदमी फ्यूचर में उसको इनहेरिट करे, इसके खिलाफ थे। आज भी इन्होंने अपने पुत्र का नाम नहीं दिया है जो नेक्स्ट इनका जो उत्तराधिकारी होगा। तो जो इस्लामिक रिपब्लिक अंडर अयातुल्लाह रुहल्ला खुमानी के अंदर शुरू हुआ, तो उसमें ये इस्लाम और ईरानियन कॉन्सेप्ट्स के अनुसार ही इन्होंने कहा कि यहाँ सत्ता चलेगी। और इसलिए वहां पर पर्दा प्रथा कूट कूट के भर दी, वहां पर सारा कुछ इनके इस्लाम धर्म के अनुसार चलने लगा। तो ये आइडियोलॉजिकल जो कन्फ्लिक्ट है वो प्रेवलेंट रहा इस समय वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ। तो उन्होंने ब्लेम करना शुरू किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अमेरिका है। तो दिस वाज द रीजन, और तब से ये पलता गया। और उनका ये मानना था कि ये हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो भी वेस्टर्न बैक्ड रेजिम्स थे, उनके खिलाफ इनकी आवाज थी। यस। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। तो और साथ साथ क्या हुआ कि साहब, इन लोगों ने, खुमैनी साहब ने, वहां पर एक टेररिस्ट ग्रुप है, ईरान ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। क्योंकि एक तो शिया हैं, तो वहां पर जो सुन्नी लोग हैं अरब कंट्रीज में, वो उनसे तालमेल नहीं खाता। इनका सेक्टेरियन जो इनका विवाद है वो है। तो इसलिए ईरान अलग थलग पड़ने लग गया, क्योंकि वेस्ट के प्रति पहले रुझान था उनका, अब वो पूरे इस्लाम की तरफ से चलने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि वेरियस मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जिसमें से हिजबुल्लाह है लेबनान में, और हमास को है, जो कि वेस्ट को पसंद नहीं आया। यस। इन्होंने देखा कि वेस्ट में जो खास तौर से इनके पड़ता है वो इजराइल पड़ता है और अमेरिका पड़ता है। तो इसकी वजह से ये टेंशन शुरू हुई, और वो धीरे धीरे इनका जो आपसी दुश्मनी थी वो बढ़ते गई। राइट। दिस वाज द रीजन कि ये कैसे उस तरफ बढ़े। और फिर साथ इनका ये भी रहा कि रीजनल इंस्टेबिलिटी होनी शुरू हुई, क्योंकि इनको और देशों के साथ भी इनका तालमेल अच्छा नहीं रहा, खुमैनी साहब का। और न्यूक्लियर एम्बिशन भी था इनका कि हम न्यूक्लियर पावर बने। और न्यूक्लियर पावर बनने के लिए इन्होंने जब शुरुआत की, तो अमेरिका डेफिनेटली नहीं चाहता था कि ये न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि इस वजह से अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, इराक को बिल्कुल खत्म कर दिया। राइट। और ये भी एक रीजन रहा कि ये यूएसए के आंखों की किरकिरी बन गए। बराबर। यस सर, अभी जैसे आपने बताया कि कैसे दोस्त दुश्मन बन गए एक दूसरे के, लेकिन सर एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमारा मतलब भारत जो है वो ईरान के साथ भी कनेक्टेड है और इजराइल के साथ भी। तो आज के सिचुएशन में इसका क्या असर होगा सर हमारी पॉलिसीज के ऊपर? आज की स्थिति में हमारा उनके साथ दोस्ती है और रहेगी। उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं हमारी सिविलाइजेशन उनसे मिलती है। बहुत सारी चीजें हमारे धर्म की, हमारे कल्चरल हेरिटेज की, वो ईरान से तालमेल खाती हैं। और दूसरी बात, जो हमारी लीडरशिप है अभी टॉप में, वो बहुत मैच्योर लीडरशिप है। अभी अगर आपने लेटेस्ट सुना होगा कि एक पुरानी कहानी है कि जब वो जंगल में एक शिकारी शिकार करने गया था पुराने समय में, तो उस जो शिकारी होता है उसको बोलते हैं हम बहेलिया बोलते हैं। आप जानते होंगे बहेलिया वर्ड। तो बहेलिया जब शिकार करने जाता था, तो उस समय क्या हुआ कि पक्षी लोग को वो मारता था, और पक्षी जो बर्ड्स होती थी। तो लेकिन कुछ समय बाद बर्ड्स ने तय किया कि जो जाल बिछाता उस जाल को ही लेके हम उड़ जाएं। सेम थिंग वही हुई। वो तो बहुत सारे पक्षी थे, बट यहाँ पर मोदी जी अकेले थे। जब ये G7 का समिट हुआ, वहां पर ट्रंप ने उनसे बोला कि वो हमारे देश से होते हुए जाएं और बात करेंगे, लेकिन मोदी जी ने उनके जाल में नहीं आए, और एज ए रिजल्ट उन्होंने दो टूक जवाब दिया। और साथ साथ ये पूरा क्लियर किया कि हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए, और नहीं
आपने जब मध्यस्थता करने की कोशिश की तो हमारे डीजीएमओज ऑलरेडी मिल चुके थे। यस। तो ये चीज तो उन्होंने बात की थी। तो अब क्या है कि ईरान से हमारे ताल्लुकात आज पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। और ये कल्चरल हेरिटेज जो है उनका और हमारा, जो कि पर्शियन एज में जो एंशिएंट पर्शिया था उस समय से हमारा मिलता जुलता है। बहुत हद तक हमारे ट्रेडिशंस और हमारे कल्चरल चीज़ें उनसे मेल खाती हैं। और आज भी हमने देखिए उनका जो पोर्ट बनाया है उसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया है। और साथ साथ हम ये मान के चलते हैं कि वेस्ट को जाने का एक अच्छा द्वार हमारे लिए है। ईरान कैन बी अ वेरी गुड अलाई फॉर अस, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि ईरान इज ऑलवेज केप्ट ऑन गुड साइड, हमारा यस। उनसे अच्छा रिलेशनशिप रहे। तो इसलिए कोई हमें इफेक्ट नहीं होना है। इसलिए आपने देखा होगा मोदी जी ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हमारी पोजीशन इस मामले में क्या रहेगी। यस। हमें सर। उनसे तेल लेते हैं, हम उनसे कल्चरली मेल मिलाप है, साथ साथ उनका पोर्ट को भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। यस। सर, जैसे आप अभी बात करते हुए बात बता रहे थे कि ईरान पहले पर्शिया था ना, जी। तो ये के एक बहुत मॉडर्न बोल सकते हैं, फॉरवर्ड थॉट वाले जो लोग थे पर्शिया। तो पर्शिया से फिर एकदम से ये चेंज ईरान कैसे बन गया सर ये? उसी दौरान बना? ये बना 1979 में जो रिवॉल्यूशन हुआ। उसके पहले पर्शिया के लोग अपने जो आए इंडिया में, और उसके इसके पहले पहले का इवन भी मेरा इतिहास ख्याल रहा से होगा? हमारे जो पारसीज हैं काफी हद हाँ। तक उधर से ही आए। दे आर वेरी मॉडर्न, फोर्थ कमिंग, और बहुत वेस्ट की जैसा इनका एक पहनावा भी था और बहुत हुँ। प्रोग्रेस थी उस समय। और वहाँ की महिलाएं बहुत आगे बढ़ती थी, वहाँ के लोग काफी आगे बढ़ते थे। लेकिन क्या है ना, इस्लाम धर्म होने की वजह से आपको पता है जो कट्टर मुस्लिम्स हैं तो उनको ये रास नहीं आया। हुँ। तो उन लोगों ने मिलके आयतुल्लाह खुमानी के लीडरशिप में ये क्रांति वहां पर आई और पूरा इस्लामाइजेशन हो गया। उसके बाद पूरी पर्दा प्रथा हो गई और आज भी ऐसा है कि 30-40% से ज्यादा लोग वहां पसंद नहीं करते। वहां की महिलाओं को सजा दी गई जब भी उन्होंने कोई पहनावा वगैरह चेंज किया तो। यस, राइट। मतलब ये एक तरह से पूरा जो है जो कंट्री पर्शिया से ईरान बन गया, मतलब पूरा धर्म चेंज हो गया वहाँ पे। जी। सॉरी सर। जी। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर, कि इतना एंशिएंट सिविलाइजेशन जो उनका था, पर्शियन लोग जब थे, जब ये पर्शिया करके जाना जाता था, वो भी अभी खत्म कर दिया है सर? वहाँ कुछ भी अभी नहीं है? अभी वहां कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि देखिए किसी भी सभ्यता को नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता। हुँ। आपको पता है कि हमारा देश भी गुरुकुलों का देश था, तो इसको यस। समाप्त करने के लिए लॉर्ड मैकॉले ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राइट। जब किसी भी कल्चर को खत्म करना होता है तो उसको ज्यादा समय नहीं लगता। आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ भी जगह जगह कश्मीर है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जहां जहां पर भी हिंदू की आबादी 20-30% थी वहां पर 2-3% रह गई है। अब राइट। आपको पता है कि हमारे पांडवों के समय से पता चला है कि गांधार में से गांधारी आई हुई थी। यस। तो हमारा वहां तक था। इवन कहते हैं कि ईरान में भी हमारे बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। हुँ, हुँ, इनफैक्ट ईरान शब्द का भी मुझे कुछ एनालिसिस था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो उसके हुँ। काफी जो वहां पर अवशेष हैं वो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो राइट। इमेजिन कीजिए कि सभ्यता को नष्ट करने में कितना समय लगा। 100-200 साल में सब कुछ खत्म हो गया। और जब 1979 में क्रांति आई तो उसके बाद फिर ईरान इराक वॉर भी हुआ। क्योंकि इन्होंने क्या किया, यूएस ने क्या किया, हमेशा जहां पर भी किसी भी शक्ति को ऊपर उठते हुए देखा तो उन लोगों ने उसको दबाने की कोशिश की। यस। उन्होंने ये देखा कि ईरान पहले इराक को खत्म किया, इराक और ईरान के बीच में लड़ाई हुई, उसमें भी यूएस का रोल रहा। हुँ। होने के बाद इन्होंने इराक को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया और ये बोला कि जो वहां का था सद्दाम हुसैन यस। ने ऐसे वेपन्स बनाए हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं। राइट। इस बहाने से उन्होंने किया और फाइनली उन्होंने सद्दाम हुसैन को भी खत्म कर दिया। हुँ। एंड फिर उन्होंने अभी ये जो बहाना लगाया इसका, इसके पास भी उन्होंने कहा न्यूक्लियर पावर है। 2015 में P5 का एक मीटिंग हुआ। P5 कहते हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें चाइना है, अमेरिका है और फ्रांस है, रशिया है और वन मोर कंट्रीज देयर प्लस जर्मनी। 5 लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी कि न्यूक्लियर पावर के बारे में मतलब चर्चा हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा, ये तय हुआ था कि इसमें न्यूक्लियर पावर के लिए इसको
वो करेंगे, डिस्करेज करेंगे। तो इनका तो यही तय था कि वो पावरफुल उसको ईरान को बनने ही नहीं देना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने उसको हर तरह से परेशान करने की कोशिश की, और आज भी वही हो रहा है कि न्यूक्लियर पावर बन ना पाए। तो ये यूएस का काम है कि वो अपने से आगे किसी और बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, और सैंक्शन से इस कदर लगाए कि ईरान इराक का वॉर तो हुआ ही, सैंक्शंस लगाए, फिर उनको परमाणु बम न बनाने के लिए डिस्करेज किया। तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर बहुत खटास पैदा हो गई ईरान में। तो एज ए रिजल्ट वो यूएस का दुश्मन बन गया, और साथ साथ इजराइल का भी। यस सर, तो ये तो बताता है सर कि हमें यूएस जो एंटर हुआ अभी ईरान में, और उन्होंने कहा है कि हमने उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां जहां चल रहे थे उसको डिस्ट्रॉय किया है। इसके जी बावजूद भी ईरान के लीडर जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे सर अभी फ्यूचर में? ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे। जी, उसका मैं ये मानता हूँ कि एक तो देखिए, ईरान के वहाँ पर बच्चा बच्चा आज काफ़ी लोग जो जानते हैं कि उनके इस्लाम को खतरा है और उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ईरान झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि इसमें हर दिन एक नई स्थिति सामने आ रही है। यस। ईरान ने जब ये आपने गौर से अगर न्यूज़ पर ध्यान दिया हो तो कुछ क्लियर पिक्चर नहीं आ रही अभी होगा क्या आगे। क्योंकि पहले यूएस ने बोला, ट्रंप ने बोला कि हम 2 हफ्ते लेंगे, या हम उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि मुझे नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया उन्होंने। इन द मीन टाइम उन्होंने अटैक किया, और अटैक करने के बाद ये दावा किया कि उनकी न्यूक्लियर पावर को हमने बहुत पीछे धकेल दिया है। वेर एज सैटेलाइट पिक्चर्स के अनुसार ईरान की यहाँ से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ट्रक से पहले वहां से शिफ्ट कर दिए थे। तो ये क्लियर नहीं कि उसकी अभी न्यूक्लियर पावर को खत्म किया है। दूसरी बात, ईरान भी क्या कर रहा है कि अपने देश को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि यूएस को बता के जहां जहां यूएस के ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में वहां अटैक किया, और कोई नुकसान नहीं हुआ, जान माल की भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब दिखाने के लिए उसने ये भी कर दिया कि मैंने यूएस पर अटैक किया। उधर यूएस ने बोल दिया मैंने उसके परमाणु शक्तियों पर अटैक किया, और इधर इजराइल बोल रहा है कि हमने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को खत्म कर दिया। तो ये तीनों लोग अपनी अपनी जीत का डंका पीट रहे हैं। अब कौन कितना सच है, कौन क्या है, ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा, और इसको पता चलने के लिए बताया है कि 15-20 दिन से के आसपास लगेंगे। Yes. तो एज फार एज टुडेज कंसर्न इज, आज की जो बात है वो ध्यान में रखने ये है कि जो ईरान है वो झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए यूएस है, और ईरान को नहीं, रशिया है, और चाइना है। हाँ, ये लोग भी उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। यस, दैट्स व्हाट। तो इसलिए अभी आगे का मार्ग जो है वो पूरा बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल ईरान झुकने को तैयार नहीं। यस। तो ये तो हमको पता चल रहा है अभी जो आपने बताया, जैसे कि डेली सिचुएशन बदलती है और डेली नए नए इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कोई इनके लीडर हो। सर, इस पूरे सिचुएशन में भारत की तटस्थ भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, है ना सर? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि कई कई क्षणों में आपको तटस्थ रहना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट वी आर रियली प्राउड। मैं कई आजकल चैनल्स देख रहा था, कुछ प्राइवेट चैनल्स भी देख रहा था, जिसमें हमें ये नजर आता है कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है, बिल्कुल खुल के कहा जाना चाहिए कि मोदी जी की जो लीडरशिप है बहुत मैच्योर लीडरशिप है। उन्होंने, अगर आप देखेंगे कि जब जैसे G7 की जो मीट हुई थी, उनसे बोला था, ट्रंप ने बोला था कि आप हमारे यूएस होके जाइए, और वहां पर आपको पता है कि ट्रंप की एक चाल थी कि वहां पर से उन्होंने उसको बुलाया था, उनके जनरल को बुलाया था पाकिस्तान के, दोनों को सामने बिठा के फिर वो डिक्लेयर करते कि मैंने सीज फायर कराया है। मोदी जी को इस बात का पूरा आभास था। उन्होंने कहा नहीं, मेरा प्लान अभी क्रोएशिया जाने का प्लान है, और भी मेरे कई काम है, उसके बाद मैं अभी आ नहीं सकता। लेकिन उसके बाद उन्होंने आधा घंटा बात की, और आधे घंटे में सब कुछ खरी खोटी ट्रंप को सुनाई। Yes. तो ये साबित करता है कि हमारे जो लीडरशिप है वो झुकती नहीं अभी किसी के सामने। राइट। तो मोदी जी ने जैसे कहा था, ना आंख झुका के बात करूंगा, ना आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख में आंख डाल के बात करूंगा। तो उन्होंने क्लियरली बोला, उन्होंने बार बार रिपीट किया। हालांकि ट्रंप ये भी चाहते थे कि कम से कम वो ये बात तो नहीं बोले कि सीज फायर मैंने नहीं कराया,
मोदी जी ने क्लियरली किया, ताकि विपक्ष को भी हमारे देश में, क्योंकि एक रूलर को हर तरह से देखना पड़ता है, को भी क्लियर मैसेज आए कि हम अमेरिका के आगे झुकते नहीं हैं। यस तो इस जाल में, कहते हैं ना, मोदी जी इस जाल को ही लेके उड़ चले। यस यस वो राइट शिकारी को उन्होंने चकमा देने के लिए खुद उन्होंने ट्रंप को एक किस्म से मात दी। यस और इसलिए मोदी जी का जो हमारी विदेश नीति है वो कोई बदलाव नहीं आना है उसमें। हम जैसे थे पहले वैसे ही रहेंगे। और उसके बाद यह है कि हमें मानते हैं कि हर कोई जानता है कि जब देश टफ स्टैंड लेता है तो दूसरा देश भी मानता है कि अब हिंदुस्तान से कोई किसी तरह का कोई भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है और नहीं यस लेने की। और साथ साथ मोदी जी ने इस बातचीत में क्लियरली बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा। या तो यस सो दैट कि यूएस को भी पता है कि अब ज्यादा पंगा हमने इनसे नहीं लेना है। वी कांट टेक इंडिया फॉर अ राइड। यस और मोदी जी को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। एंड मोदी नोज कि कहां किस तरह की बात करनी है। उन्होंने ईरान से भी अच्छा बना रखा है। इसलिए आप देखिए कि दूरदर्शिता देखिए, उधर जो उनका जनरल है वहां क्या क्या बात कराया, पैर पकड़ाया, किसके क्या कराया, भीख का कटोरा लेने लेके गया था। अब न तो वो इधर का रहा न उधर का रहा। साथ सारे पाकिस्तान में उसकी थू थू हो रही है। पूरे मुस्लिम कंट्रीज उसके खिलाफ हैं। ये मुनीर मुनीर के हम्म, मुशर्रफ, सॉरी मुशर्रफ जी कर रहा हूं, मुनीर के खिलाफ हैं। एंड मुनीर हैज गिवन अ वेरी वेरी इमेच्योर बिहेवियर। और उसके वजह से आप कल्पना कर सकते हो कि हमारे टॉप लीडरशिप कितनी मेच्योर है। यस तो इसलिए राइट हमने वेस्ट इजराइल से भी अपने संबंध बना रखे हैं। ईरान से हमारा कल्चरल एक्सचेंज है, साथ साथ हमारी सभ्यता उनसे मिलती है। तो इसलिए वी हैव गॉट एक्सेलेंट रिलेशनशिप विद ईरान। तो उसमें कोई यस चेंज नहीं आने वाला है। यस और हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी रहेगा। पॉज किया है भी, ये दुनिया को भी दिखाने के लिए है, पाकिस्तान के लिए तो है ही है कि कोई भी देश अगर हमारी तरफ गलत निगाह से देखता है तो ऑपरेशन सिंदूर तो है ही। यस राइट राइट जी सर तो दैट्स व्हाट द थिंग इज मुझे मतलब हमेशा मतलब ये था कि कैसे दुश्मन बन गए ये दोस्त तो आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे क्रांति इस्लामिक क्रांति आई और जो उनका पूरा पुराना सिविलाइजेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया और यही पर्शियन लोग जो आज हमारे देश में पारसी है वो हमारे यहाँ आए और फिर हमने भी उनको यहाँ पर अपना बना लिया और उन्होंने अपने अपने देश को मतलब भारत को उन्होंने अपना बना लिया। इसका उदाहरण हमारे सामने अभी का अगर दे सकते हैं कि कैसे ये लोग हमारे साथ घुल मिल गए वो है रतन टाटा जी जिनका अभी देहांत हो गया था। तो उन्होंने जो अपनी आखिरी इच्छा बताई थी उनका क्रिमेशन जो है वो हिंदू पद्धति के अनुसार हुआ है सर क्योंकि बिल्कुल। उनका मानना था कि जिस देश में हम रहते हैं उसकी संस्कृति को हमने अपना लिया तो इसलिए उनकी वो आखिरी इच्छा थी। तो ये दर्शाता है कि ये लोग जो आए बसे और हमारे हो गए और हमने भी उनको अपनाया। तो थैंक यू सर वेरी मच। आपने बहुत अच्छा बताया शॉर्ट में कि कैसा ये चेंज हो गया एलए और आज ये एक दूसरे के सामने दुश्मन बनकर खड़े हैं। होपफुली दोनों के बीच में या तीनों के बीच में कुछ समझौता हो जाए और दुनिया शांति की ओर प्रस्तापित करे जो हमारा हमेशा कहना होता है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। और आपको जान की खुशी होगी कि मोदी जी और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हाँ ईरान के, उनसे बातचीत हुई है, यस जहाँ पर इन्होंने भी टेंशन को दूर करने की बात की है। यस इनफैक्ट राइट मैं तो कहता हूँ कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए तो मोदी जी को मिलना चाहिए। बराबर क्योंकि ठीक है। ट्रंप ने कहा कि मेरे पिछले कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ और इस कार्यकाल में भी युद्ध नहीं होगा, मैं कोई युद्ध होने भी नहीं दूंगा। लेकिन वो उनकी बेअकली है कि वो उन्होंने इसको बुलाया, इनके जनरल को बुलाया और वहां क्या बातचीत की यस और सारा काम खराब हो गया। यस आज पाकिस्तान न ईरान का है न खुद अपने देश का है। मतलब पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं मुनीर, वो कहीं के नहीं रहे। तो इससे पता चलता है कि हमारी लीडरशिप कितनी मेच्योर है। यस राइट थैंक यू सो थैंक यू सर वंस अगेन एंड सभी को हमारी फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट्स करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में सर
और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।